नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका अपना चैनल पूनम चंद शर्मा पर लेसन नंबर 2 क्लास 10वीं का हिस्ट्री का पाठ है। करते हैं स्टार्ट आज का लेसन नंबर 2। लेसन नेम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो करते हैं बात। पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडो चाइना में कौन कौन से देश आते हैं। नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें इंडिया और चाइना होंगे, बिल्कुल गलत। इसमें शामिल हैं आपके देश वियतनाम और लाओस, कंबोडिया इत्यादि। 1945 में वियतनाम ने फ्रांस से आज़ादी प्राप्त की। इससे पहले ये वियतनाम चीनी साम्राज्य के थे अधीन था। जब आज़ाद हुआ उसके बाद वियतनाम ने चीनी संस्कृति और चीनी शासन व्यवस्था को अपनाए रखा था। करते हैं बात आगे औपनिवेशिक वर्चस्व की और उसके प्रतिरोध की। तो यहाँ देखते हैं 1858 में फ्रांसीसी सैनिक वियतनाम की धरती पर डेरा डाला था। मतलब 1858 से पहले वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा नहीं था। और 20 सालों में क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में फ्रांस ने अपनी वहाँ पर मजबूत पकड़ बना ली। अब यहाँ बात आती है फ्रांस ने वहाँ कॉलोनियों को क्यों बनाया या कॉलोनियों को वहाँ उन्होंने बनाना आवश्यक क्यों समझा। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है। भाई आप तो में प्राकृतिक संसाधन मीन्स होता है उस देश में मिलने वाली सभी प्राकृतिक वस्तुएं, चाहे वो खनिज है चाहे वो अन्य उत्पाद है। तो फ्रांस उन प्राकृतिक उत्पादनों पर अपना कब्जा या अधिकार करना चाहता था। लेकिन जब तक अपने वहाँ रहेंगे ही नहीं तब अपने को वो चीज़ कैसे मिलेगी। इसलिए क्या है, फ्रांस की सरकार ने वहाँ पर रहने का निश्चय किया था। इसके अलावा पिछड़े समाजों तक, मतलब ये फ्रांसीसी लोग माना करते थे कि वियतनाम के लोग क्या हैं, बहुत ही बैकवर्ड हैं। और वे चाहते थे कि इन बैकवर्ड लोगों को हमारी यूरोप की सभ्यता है, संस्कृति है, उनका हम ज्ञान करवाएं। अब देखो भैया आती बात, क्या उपनिवेशों का विकास करना आवश्यक था। अभी फ्रांस बोल रहा है आवश्यक था। अब किस तरह आवश्यक था, तो करते बात वियतनाम के अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ था। पहली बात, वहाँ की आबादी बहुत अधिक थी। अब ऐसा भी नहीं है कि वियतनाम की आबादी कोई 100 करोड़ थी, नहीं, परंतु वियतनाम का जितना एरिया है उसके हिसाब से क्या है, वियतनाम के पास क्या है, आबादी बहुत अधिक थी। इसके अलावा वहाँ पर कृषि के उत्पाद क्या थे, बहुत ही कम थे। मतलब वहाँ खेती बाड़ी का इतना प्रचार नहीं था, इतना प्रसार नहीं था कि वह इतना ज़्यादा उत्पादन कर लें कि वो बेच भी सकें। इसके अलावा करते हैं बात, वहाँ पर क्या था, किसानों पर भारी कर्ज था। मतलब वहाँ के किसान क्या है, कर्जे में डूबे हुए थे। इसीलिए क्या है, वियतनाम को एक कॉलोनी के रूप में विकास किया गया। किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। भूलिए मत आपके इंडिया के भरोसे वहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं। देखो फ्रांस भी क्या है, यूरोपीय राष्ट्र है। यूरोप के अलग अलग राष्ट्र है, फ्रांस, जर्मन, इटली, ब्रिटेन, हॉलैंड, पुर्तगाल, इन्होंने कई अलग अलग देशों में क्या है, कब्जा किया था। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फ्रांस ने कब्जा कहाँ किया था, वियतनाम पर कब्जा किया था। और इन्होंने वियतनाम को फ्रांस की छोटी कॉलोनी के रूप में विकसित करने के बारे में सोचा। अब करते बात आगे, वियतनाम की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के बागों पर आधारित थी। देखिए भाई, आपके बोल रहे हैं रबड़ की भी खेती होती है, नहीं, रबड़ एक क्या है, बगानी फसल है, इसके बाग होते हैं, इसको आपको बार बार उगाना नहीं पड़ता। एक और आपने वहाँ को बाग लगा दिया, पेड़ लगा दिए, उसके बाद ये हर साल अपने आप क्या है, उत्पादन आपको देते रहेंगे। इन पर क्या है, वहाँ फ्रेंच और वियतनाम के अमीर लोगों ने कब्जा कर रखा था। मतलब चावल की खेती पर और रबड़ के बागों पर। और अब इन उद्योगों का विकास करने के मतलब वहाँ का चावल और रबड़ विश्व के अन्य देशों में जा सके, इसके लिए वियतनाम के अंदर क्या चाहिए, रेल की सेवा चाहिए थी और बंदरगाहें चाहिए थी। फिर क्या हुआ, फिर रबड़ के बागानों में काम करने के लिए वियतनाम के मजदूरों से एक तरफा अनुबंध किया गया था। अब आप बोलेंगे एक तरफा अनुबंध क्या होता है, इसमें ये होगा कि जो मजदूर हैं उनकी ओर से कोई भी प्रकार की कोई शर्त नहीं होगी।
बल्कि इसमें जो शर्तें होगी वह क्या होंगी, वो फ्रांस की ओर से होंगी। मज़दूर को तो ओनली वहाँ काम करना है और बदले उसे क्या है, वहाँ पर सैलरी मिलेगी। मतलब बिना शर्त के उसे वहाँ काम करना पड़ेगा। और करते बाद आगे और देखो भाई, फ्रांस ने अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण के लिए और कोई खास काम नहीं किया। अब वहाँ करते हैं बात वहाँ की शिक्षा की दुविधा, पढ़ाई में वहाँ क्या क्या मुश्किलें आ रही थी। तो फ्रांस ने यहाँ के लोगों को सभ्य बनाने के लिए पढ़ाई का ही एक रास्ता चुना। मतलब आप समझिए भाई कि फ्रांस वहाँ पर अपनी पढ़ाई थोपेगा और वियतनाम की खुद की जो पढ़ाई वहाँ हो रही थी सालों साल या हजारों सालों से, उस पढ़ाई को फ्रांस वहाँ क्या कर देगा, एंड कर देगा। ठीक वैसे अपने इंडिया नहीं होता कि इंडिया के लोगों को वो ज़बरदस्ती क्या है, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाया गया। और आज हम देख लीजिए, आज भी हम क्या है, अंग्रेजी जो पढ़ाई होती है उसके पीछे भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई क्या है, आधुनिक सोच है, आधुनिक सोच है। तो हमारी पढ़ाई क्या है, परंपरागत है, प्राचीन है। हमारी क्या है, आधुनिक सोच है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो भाई उस ज़माने में कि वियतनाम के लोग अधिकतर चीनी भाषा बोला करते थे और ये भाषा वहाँ के अमीरों और पैसे वालों की भाषा भी थी, चीनी भाषा। फिर क्या हुआ, तो वहाँ फ्रांस के कानून निर्माताओं ने फ्रेंच भाषा को बढ़ावा देने के लिए, फ्रेंच भाषा का विकास करने के लिए वहाँ जोर दिया। उनका मानना था कि इससे क्या है, फ्रांस की संस्कृति के लोग दीवाने हो जाएंगे। कहाँ के लोग, वियतनाम के लोग। और अन्य लोग मानते थे कि छोटी कक्षाओं में तो आप वियतनाम की भाषा ही पढ़ाओ, बड़ी क्लासों में क्या है, फ्रेंच की भाषा हमें सिखानी चाहिए। इसके अलावा फ्रांस ने क्या किया, वियतनाम के लोगों को बोल दिया कि जो लोग वियतनाम के लोग हैं वो अगर फ्रेंच की भाषा पढ़ेंगे और फ्रेंच की संस्कृति अपनाएंगे, संस्कृति मीन उनका रहन सहन, फ्रांस की ड्रेसेस, फ्रांस के तरह खाना पीना, तो उन्हें फ्रांस की लोगों के सरकार की ओर से क्या है, इनाम दिया जाएगा। और इनाम क्या होगा कि उनको वह इनाम ये मिलेगा कि उनको फ्रांस की नागरिकता मिल जाएगी। मतलब अब वह सिर्फ वियतनाम के ही नहीं बल्कि फ्रांस के भी क्या है, नागरिक हो जाएंगे। और इससे पहले वहाँ वियतनाम में ओनली धनी लोग ही पढ़ सकते थे। इन्होंने क्या किया, नहीं धनी सब क्या गरीबों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा स्कूल की जो किताबें थी वहाँ पर फ्रांस के राजाओं की, फ्रांस की सरकार की प्रशंसा की गई। तो जानते हो क्यों हुई, ताकि लोग के ना फ्रांस तो द बेस्ट कंट्री है, आधुनिक दिखने की इच्छा है। तो उस ज़माने में फ्रांस में 1907 में टोनोकिन फ्री स्कूल आरंभ किया गया। अब आप सोचेंगे टोनोकिन फ्री स्कूल नाम का क्या मतलब है। इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के बच्चों को फ्रेंच सभ्यता में ही उन्हें चेंज कर दिया जाता। मतलब जैसे आप स्कूल में एंटर करोगे आपको वहाँ की ड्रेसेस मिलेगी फ्रांस की, वहाँ का हेयर स्टाइल, वहाँ का खान पीने का तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। अब देखो भाई इन स्कूलों का विरोध क्यों हुआ। वियतनाम के जो टीचर्स थे और बच्चे थे, इन्होंने इनकी किताबों का विरोध किया, इनके सिलेबस का विरोध किया, क्योंकि पता था अगर हम यही पढ़ेंगे तो हमारी सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। 1920 तक आते आते बहुत सारे विद्यार्थियों के दल भी बन गए, जैसे कि अन्ना की पार्टी। और स्कूल उसमें क्या बन गया, संस्कृति लड़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया। वियतनामी बुद्धिजीवियों ने वियतनाम के भूभाग और संस्कृति दोनों के नुकसान होने की आशंका जताई। अभी यहाँ आप जो स्क्रीन पर क्या है पिक्चर देख रहे हैं, उससे संबंधित मैटर आपके आगे आएगा, जहाँ हम देखेंगे किस तरह है ये आप जो फोटो देख रहे हो क्या है, ये भूल भुलैया मार्ग है। ये मार्ग ही वियतनाम और अमेरिका के युद्ध में काम आएगा वियतनाम के लोगों के लिए। आप देखिए भाई किस तरह से ये मार्ग बना हुआ है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ सा, टेढ़ा मेढ़ा सा, जहाँ पर मैं मानता हूँ कोई भी आधुनिक साधन, ट्रक मान लीजिए, टैंकर मान लीजिए, जो अमेरिका वहाँ पर लड़ने के लेकर आया था, वो यहाँ पर चलना असंभव थे। इसीलिए क्या बोला गया है, भूल भुलैया मार्ग। मतलब इन मार्गों से वियतनाम के लोग तो छिप जाते हैं, भाग जाते हैं, पर अमेरिकन जो साधन है या हथियार है वो यहाँ से निकालने क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। आप खुद देखिए यहाँ से साइकिल को निकालना मुश्किल हो रहा है,
तो टैंकर या टैंक या ट्रक वो यहाँ से किस तरह चलेंगे। वियतनाम बुद्धिजीवियों ने वियतनाम के भूभाग को नुकसान की संभावना बताई। अब देखिए भाई, हनोई में प्लेग और हड़ताल। अब देखो भाई, फ्रांस का हनोई शहर एक सुंदर और स्वच्छ शहर बन गया था। हनोई शहर वियतनाम के अंदर था भी, पर इसे फ्रांस का शहर क्यों बोला गया, क्योंकि ये शहर क्या है, पूरी तरीके से फ्रांस की संस्कृति को अपना चुका था। 1903 में हनोई के आधुनिक हिस्सों में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। अब ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, इसमें यह था कि चूहों ने वहाँ की सीवरेज में अपना कब्जा कर लिया। मतलब चूहे, सीवरेज जानते हो क्या होती है विद्या, आपने कहा कई बड़े क्या होता है कि गंदगी या कचरे को शहर से बाहर निकालने के लिए पूरे शहर को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। परंतु यहाँ क्या हुआ, उस सीवरेज में चूहों ने कब्जा कर लिया और चूहे इन सीवरेज के माध्यम से एक स्थान से अन्य स्थान पर बड़े आराम से घुमा करते थे। चूहों की धड़ पकड़ या पकड़ धकड़। तो चूहों की घुसपैठ रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने का अभियान शुरू किया फ्रांस ने वियतनाम के अंदर। अभियान था क्या, फ्रांस ने वियतनाम के लोगों को इस काम पर रखा और कहा जितने चूहे पकड़ के लाओगे तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे। अब शर्त क्या थी, चूहों को पकड़कर उसकी पूंछ को काट कर लाना था। तो क्या होता, वियतनाम लोग बड़े बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या किया, चूहों को मारा नहीं बल्कि पूंछ को काटते और फ्रांस के जो सैनिक थे या अधिकारी थे उनको दिखा देते और बदले में पैसे ले लेते। अब वो चूहे क्यों नहीं मारते, उन्हें पता था चूहों को मारेंगे तो चूहे क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे और हमारा पैसा क्या आना बंद हो जाएगा। भला आप सोचिए कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी कौन होगा जो अपनी कमाई को बंद करवाना चाहेगा। तो उन्होंने क्या किया, चूहों को मारा नहीं बल्कि उन पूंछों को काट देते और पूंछ काट कर उन्हें एज ए प्रूफ फ्रांस के अधिकारियों को दिखाते और पैसे ले लेते। प्रतिरोध ऐसे योग के तंग आकर फ्रांस ने चूहों के बदले पैसे देने का प्रोग्राम बंद कर दिया। ध्यान पड़ गया था कि इस प्रोग्राम से कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि चूहों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही थी। अब करते बात वहाँ के धर्म की, उपनिवेश की और वहाँ के विरोध की। तो जानते हो वियतनामियों का धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय लोकल प्रथाओं पर टिका हुआ था। और वियतनाम में क्या हुआ, वही बात है, यूरोपीय हैं तो ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। उन्होंने क्या किया, वियतनाम में फ्रांस ने क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब देखो 1868 में विद्वानों का विद्रोह। यहाँ इंपीरियल कोर्ट के अधिकारियों ने ये विद्रोह किया था। क्यों किया, अब यहाँ न्यूएन और डॉक्टर तिहान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्होंने क्या किया, 1000 कैथोलिकों को मार डाला। ध्यान रखना, कैथोलिक लोग ईसाई धर्म के लोग ही होते हैं, इनका संबंध ईसाई धर्म के साथ है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 लाख लोगों को फ्रांस ने क्या किया था, ईसाई धर्म में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया था। इसीलिए ये लोग क्या हो गए, खिलाफ हो गए। पर हुआ क्या, इस विद्रोह को फ्रांस ने कुचल दिया। नेक्स्ट है हो हा हो आंदोलन। आपको ध्यान रखना भाई, इस आंदोलन का संस्थापक कौन था, हुइन फू सो। कब आरंभ हुआ, 1939 में। 1939 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिजूल खर्च की आलोचना की और बालिका वधुओं की बिक्री। भाई ध्यान रखना, उस ज़माने में वियतनाम के अंदर लड़कियां बिका करती थी, उसका विरोध किया। जुआ और शराब और अफीम का विरोध किया। तो क्या हुआ, फ्रांस ने उसे क्या कर दिया, पागल घोषित कर दिया। किसे, फूसो को, और उसे पागल खाने में भेज दिया। 1941 में उसे आज़ाद किया और उसे लाओस भेज दिया गया। उनके अनुयायियों को फ्रांस ने क्या किया, यातना शिविर में डाल दिया। यातना शिविर क्या होते हैं, जहाँ पर बहुत ही बेरहमी से, बेदर्दी से उनका व्यवहार होता था, ताकि वे लोग फूसों की विचारधारा त्याग दें। फिर आधुनिकीकरण की संकल्पना। आधुनिकीकरण और राष्ट्रवाद के संबंध दो राय है। पहला ये है कि पश्चिमी जो सभ्यता है उसका मुकाबला करने के लिए हमें वियतनाम की परंपराओं को मजबूत करना होगा। दूसरा, हमें उनकी सभ्यता से कुछ सीखना चाहिए।
और कुछ अपने में क्या बदलाव करना चाहिए। तो वहाँ के विद्वान और थे फान बाई चो, ये एक विद्वान थे और राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र वो होता है जो अपने राष्ट्र को ही सब कुछ मानता हो। तो उन्होंने क्या किया, बाई चाउ ने 1903 में एक पार्टी बनाई, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी नाम पार्टी बनाई। अब देखो एक और है फान चू त्रेह, ये कौन है, ये वहाँ की राजशाही के खिलाफ थे और ये लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे और यह पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खारिज करने के खिलाफ थे। अब देखो नेक्स्ट है आधुनिक बनने के तरीके जापान और चीन में। पूर्व की ओर चलो, ये भाई ध्यान रखना, कई बार एग्जाम आया हुआ है। पूर्व की ओर चलो क्या है ये। 1907 और 8 में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 300 वियतनाम के छात्र जापान गए थे और उनका उद्देश्य क्या था कि फ्रांस को हमें बाहर निकालना है और दोबारा से नगुयेन वंश को दोबारा से वियतनाम की गद्दी पर बिठाना है और वो इस काम के लिए जापान की सहायता चाहते थे। और वे टोक्यो में इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो विद्यार्थी गए थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक पुनर्स्थापना सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन 1908 के बाद जापान की सरकार ने उस सोसाइटी का दमन कर दिया और वहाँ की सरकार ने क्या किया, फोन बाई चाउ ने उनमें से बहुतों को देश से बाहर निकाल दिया। मतलब जापान की सरकार ने वियतनाम के छात्रों को बाहर निकाल दिया। बेचारे आए थे हेल्प मांगने, आए थे सहायता मांगने जापान से, उल्टा ही पड़ गया, उनको वहाँ के सरकार ने जापान से निकाल दिया। वियतनाम से फिर कहाँ आए, चीन और थाईलैंड में आ गए। अब 1911 में सन यात सेन ने चीन में राजशाही को उखाड़ फेंका। ये घटना हुई थी 1911 में, कहाँ हुई थी, चीन में। और किसने की, सन यात सेन ने क्या किया, राजशाही को उखाड़ फेंका। तो इसी से प्रेरणा ली वियतनाम के छात्रों ने और इन्होंने एक पार्टी बनाई, कौन सी, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। अब इस पार्टी का क्या उद्देश्य है, ये अपने वियतनाम में एक लोकतांत्रिक गणराज्य और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने चाहते थे। तो 1930 वे साल जब पूरे विश्व में, वर्ल्ड में गरीबी बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। तो ये महामंदी का टाइम था, 19 का था, महामंदी बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड में आई थी। तो सिवा क्या, महामंदी है तो बेरोजगारी आएगी। बेरोजगारी देखो आप, जब आदमी होगा बेरोजगार तो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, तो अब जब दोनों चीज़ बढ़ेगी तो क्या होगा, तो लोग करेंगे सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो हो ची मिन्ह ने फरवरी 1930 में, हो ची मिन्ह ने फरवरी 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जापान ने 1940 में वियतनाम पर कब्जा कर लिया। वियतनाम की आज़ादी के लिए वियतनाम स्वतंत्रता लीग, इस पार्टी को एक नाम बोलते हैं, वियट मिन्ह नामक पार्टी बनाई। इन्होंने जापानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने हनोई को क्या कर लिया, आज़ाद करा लिया। और 1943 में हो चिन मिन्ह को वियतनाम का अध्यक्ष बना दिया गया। अब वियतनाम एक गणराज्य। फ्रांस के राजा सम्राट बायो दाई को एक कठपुतली शासक के रूप में इस्तेमाल करके वहां अपना कब्जा चाहते थे। सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार 1954 में दियन फुअन फू ने फ्रांस को हरा दिया और फ्रांस की हार के बाद जनेवा में आयोजित शांति वार्ता सम्मेलन में क्या हुआ, देखो फ्रांस ने जाते जाते एक चाल और चल दी। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि वियतनाम में शांति रहे, वियतनाम में सभ्यता में एकता रहे। उन्होंने क्या किया, वियतनाम के 2 टुकड़े कर दिए। वहीं इंडिया वाली कहानी, इंडिया एंड पाकिस्तान, वहीं वियतनाम में हुआ। इंडिया में डिवाइडेशन किया अंग्रेज़ों ने, यहाँ किया फ्रांस ने। भारत में बने भारत और पाकिस्तान, यहाँ बने उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। तो आपसे पूछ ले कि फ्रांस द्वारा किस देश का विभाजन किया गया, वियतनाम का। वियतनाम के विभाजन के बाद 2 कौन से देश बने, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जहाँ हो ची मिन्ह को उत्तरी वियतनाम का अध्यक्ष बनाया गया, वहीं बायो दाई को दक्षिण का अध्यक्ष बनाया गया।
दोनों अध्यक्षों के नाम भी ध्यान रखना भाई, दाईं ओर है तो दक्षिण है, मिन है तो उत्तर है। अब बायो दाई शासन जल्द ही नागो दिन है डायम के नेतृत्व में तख्ता पलट द्वारा एंड हो गया। मतलब दक्षिणी वियतनाम में इस बायो दाई को हटा दिया गया और कौन बन गया, नग्गो दिन है डायम बन गया। और आप जानते हो जब तख्ता पलट होता है तो मतलब ये कोई सैनिक शासक होना या कोई सेना बड़ा अधिकारी होगा जिसने तख्ता पलट कर दिया। अक्सर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ऐसे कार्य होते रहते हैं, तो ये कार्य वियतनाम के अंदर भी हुआ था। और दिम ने क्या किया, वहाँ पर तानाशाही सरकार बनाई। तानाशाही सरकार वह होती जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है, जनता की बात बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती। तो इस दिम है का विरोध करने के लिए एक टीम बनाई या एक दल बना, नाम था नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उत्तरी वियतनाम की मदद से NLF ने, देखो NLF का पूरा नाम क्या है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इन्होंने क्या किया, उत्तरी वियतनाम की सहायता ली। किसने, NLF ने। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने। किसके लिए, देश को दोबारा से एक करने के लिए, क्योंकि उत्तरी वियतनाम भी चाहता था कि देश दोबारा से एक हो जाए। तो अब देखो भाई, जब NLF ने उत्तरी वियतनाम की हेल्प से लड़ाई शुरू की तो इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई। अब क्यों हुआ, कि अमेरिका साम्यवाद का खिलाफ था, इसलिए उसने क्या कर दिया, हजारों अमेरिकी सैनिक हथियारों और टैंक से लैस होकर दक्षिणी वियतनाम पहुंच गए। और यहाँ इन्होंने बहुत सारे हथियार यूज किए, नाम दिया नापाम, एजेंट ऑरेंज और फास्फोरस बम। इन हथियारों का उपयोग करके इन्होंने बहुत सारे गांवों को नष्ट कर दिया। और युद्ध का असर अमेरिका में भी हो रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग अमेरिका की आलोचना कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में जानबूझकर या बेफिजूल नहीं शामिल हुआ था। अमेरिका को युद्ध में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं था। अब नेक्स्ट है हो चिन मिन है भूल भुलैया मार्ग। अभी कुछ टाइम पहले हमने फोटो देखी थी एक मार्ग की, उसी का नाम है हो चिन मिन है भूल भुलैया मार्ग। ये मार्ग क्या था, ये उत्तर से दक्षिण वियतनाम को जोड़ने के लिए मार्ग था। और ये मार्ग बहुत ही पतला और संकरा था, यहाँ से साइकिल निकालना मुश्किल था, पैदल लोग ही यहाँ से निकल सकते थे। और इसका यूज किस लिए हुआ, इसका यूज हुआ युद्ध में वियतनामी सैनिकों के लिए। वह इस मार्ग से अपने रसद सामग्रियाँ और हथियार भेजा करते थे। और इस मार्ग का यूज करना अमेरिकी लोगों को नहीं आता था। और अमेरिका ने नियमित आपूर्ति को बाधा करने के लिए इस भूल भुलैया मार्ग पर बहुत ही बम बरसाए, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाए, क्योंकि वियतनाम के लोग अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। जैसे ही बमबारी होती तो वहाँ की औरतें और बच्चे हाथों हाथ इस मार्ग का दोबारा से निर्माण कर दिया करते थे। अब युद्ध का अंत कैसे हुआ, अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा और इस युद्ध को पहला युद्ध कहा गया, जो टेलीविज़न युद्ध था। टेलीविज़न युद्ध किसे कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध का प्रसारण टेलीविज़न के ऊपर भी किया गया था। इस युद्ध के ऐसे नहीं लाइव, मतलब इस युद्ध के अंदर बहुत सारे कई न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पहुँच गए थे अमेरिका से और अन्य कंट्री से, तो वे हर रोज़ यहाँ की फुटेज अपने चैनल पर दिखाया करते थे। 1974 में पेरिस शांति समझौते के साथ ही युद्ध क्या हो गया, एंड हो गया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF वही जिसने उत्तरी वियतनाम से मिलकर तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। उन्होंने 30 अप्रैल 1975 को साइगोन के राष्ट्रपति भवन को कब्जा कर लिया और यहाँ उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम मिल जाते हैं और दोबारा से वियतनाम राष्ट्र की स्थापना हो जाती है और इस तरह अपने पाठ भी क्या है, एंड हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका लेसन नंबर 2। शॉर्ट में नोट्स के साथ में आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। कल इसके अपने करेंगे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से अपने इस लेसन को और भी विस्तार समझ पाएंगे। अपने प्रश्न उत्तर वही करेंगे जो क्या आपकी किताब में दिए हुए। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।